नमस्कार, मैं आयुषी आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ। त्याग और तपस्या का दूसरा नाम है किसान। कृषि ही उसकी भक्ति है और कृषि ही उसकी शक्ति है। कृषि ही उसकी निद्रा है और कृषि ही उसका जागरण है। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। गिलाडिया की फसल से यदि फूल उत्पादन के लिए जरूरी कार्य। बिना मिट्टी के सब्जियों को उगाने की तकनीक। प्रदेश के अनेक किसान भाई गिलाडिया फूल की खेती करके अच्छा लाभ कमा रहे हैं, लेकिन हमारे कुछ किसान भाई इसकी फसल में किए जाने वाले आवश्यक कार्यों में लापरवाही करते हैं, जिसकी वजह से गिलाडिया की फसल कमजोर हो जाती है और फूल उत्पादन में कमी आने से किसानों को हानि का सामना करना पड़ता है। तो आप कौन कौन से कार्यों को कब और किस तरह से करें, इसकी जानकारी दे रहे हैं विषय विशेषज्ञ गुरप्रीत सिंह गांधी। आज हम बात करेंगे गिलाडिया की खड़ी हुई फसल में, जिसे नौरंगा भी कहते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम खरपतवार प्रबंधन की। तो किसान भाइयों, जैसा कि आप सभी को पता है कि अगर हम कोई भी फसल का अधिक उत्पादन या अच्छा उत्पादन लेना चाहते हैं तो हमको फसल को खरपतवार मुक्त रखना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि ये खरपतवार जो है प्रकाश संश्लेषण के लिए, जल के लिए, पोषक तत्वों के लिए मुख्य फसल से प्रतिस्पर्धा करने लगते हैं। साथ ही साथ ये कीट और व्याधियों के आश्रय स्थल का भी काम करते हैं। तो किसान भाइयों, आप सभी को सलाह है कि फसल जब भी आप लगा रहे हैं, आप उसको निरंतर फसलों में निंदाई गुड़ाई करते रहें, जिससे फसलों को खरपतवार मुक्त रखा जा सके। गिलाडिया फूल, जिसे आमतौर पर नौरंगा के नाम से जाना जाता है। किसान भाइयों, फसल उत्पादन में खरपतवारों की समस्या आम सी हो गई है, जो फसल से प्रकाश, खाद, पानी में प्रतिस्पर्धा करते हैं, जिससे फसल की बढ़वार कम होती है। इसलिए गिलाडिया की फसल में खरपतवारों की समस्या न हो, इसके लिए खेत में निराई गुड़ाई समय समय पर करनी चाहिए, जिसमें पहली निराई 25 से 30 दिनों पर करनी चाहिए और दूसरी निराई 45 से 55 दिनों पर करके खरपतवारों को निकाल देना चाहिए। ऐसा करने से फसल की बढ़वार अच्छी होती है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं जल प्रबंधन की। तो किसान भाइयों, जैसा कि आप सभी को पता है कि वर्तमान जो समय है उसमें तापमान जो है 43 से 44 डिग्री तक अभी पहुंच चुका है, जिससे वाष्पोत्सर्जन, वाष्पीकरण की क्रिया अत्यधिक बढ़ गई है पौधों में। तो आप जल प्रबंधन के लिए लगातार 3 से 4 दिन के अंतराल में, 2 से 3 दिन के अंतराल में लगातार हल्की सिंचाई करते रहें। और इस चीज़ का विशेष आपको ध्यान रखना है कि पानी की मात्रा, जल की मात्रा जो है ना अत्यधिक ज़्यादा होना चाहिए और ना ही कम होना चाहिए। तो अगर पानी कहीं पर इकट्ठा हो रहा है, जल का संचय हो रहा है, तो आप उसके लिए निकास की व्यवस्था बनाए रखें। आज के समय में कोई भी फसल कीट और रोगों के प्रकोप से अछूती नहीं है। ऐसे में फसल का निरीक्षण करते रहना चाहिए। यदि कोई कीट या रोग फसल पर दिखाई दे तो उसकी सही पहचान करके पहले भौतिक विधियों को अपनाएं, इसके बाद जैविक उपायों को अपनाएं और यदि इससे भी कीट रोग का प्रकोप कम न हो तो अंत में रासायनिक दवाओं का प्रयोग करना चाहिए। इससे दवाओं पर होने वाले अनावश्यक खर्च से बच जाएंगे और कम लागत में अच्छा मुनाफा मिलेगा। किसान भाइयों, अब हम बात कर लेते हैं इस फसल में फसल सुरक्षा की। तो इसमें अगर कीटों की बात करें तो लीफ माइनर का प्रकोप सबसे ज़्यादा होता है। तो जिसके नियंत्रण के लिए आप शुरुआती अवस्था में कोई भी नीम आधारित कीटनाशी का प्रयोग कर सकते हैं। 5 ml प्रति लीटर नीम तेल जो है 1 लीटर पानी में मिलाकर इसका घोल बनाकर आप इसका छिड़काव कर सकते हैं। और अगर कीटों की संख्या अधिक हो गई हो तो कोई भी रासायनिक कीटनाशी जैसे इमिडाक्लोप्रिड 2 ml प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर आप उसका भी छिड़काव कर सकते हैं। वहीं हम अगर रोगों की बात करें तो इसमें पत्ती धब्बा रोग जो है अत्यधिक देखने को मिलता है। पत्तियां जिससे झुलस जाती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है रुक जाती है और उत्पादन जो है अत्यधिक कम हो जाता है। तो
तो इसके नियंत्रण के लिए आप कोई भी सिस्टमिक फंगीसाइड जैसा हेक्साकोनाजोल हो गया, M45 हो गया, COC हो गया, आप इसका 2 ml प्रति लीटर की दर से घोल बनाकर आप इसका भी छिड़काव कर सकते हैं। अक्सर देखने में आता है कि किसान भाई कड़ी मेहनत करके फसल तैयार तो कर लेते हैं और जब समय आता है फूल तुड़ाई का तो जल्दबाजी कर देते हैं, जिससे फूलों की गुणवत्ता कम हो जाती है, जिसका अच्छा बाजार मूल्य नहीं मिलता है। तो गिलाडिया के फूलों की तुड़ाई कब और कैसे करें जिससे फूलों की गुणवत्ता बनी रहे और अच्छा मुनाफा मिल सके। और एक चीज़ का आपको किसान भाइयों मैं विशेष तौर पे बताना चाहूँगा कि इसमें पुष्पों की तोड़ाई जो है निरंतर अंतराल में आप करते रहें, जिससे कि नई कली का विकास होता है और ज़्यादा से ज़्यादा फूल और आने लगते हैं। तो इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान देना है कि लगातार पुष्पों की तोड़ाई निरंतर अंतराल में आप करते रहें। और हर तोड़ाई के बाद 19-19-19 जो जल विलय एक घोल आता है, तो आप उसका भी छिड़काव जो है 1 से 1.5 किलो प्रति एकड़ की दर से आप घोल बनाकर उसका भी छिड़काव कर सकते हैं। या तो 05234 हो गया 1 किलो प्रति एकड़ की दर से आप इसका घोल बनाकर छिड़काव करें 200 लीटर पानी में। और छिड़काव के समय ध्यान रखें कि छिड़काव हमेशा सुबह या शाम के समय में करें। तो ये थी किसान भाइयों मेरे द्वारा बताई गई छोटी छोटी जानकारियाँ, जिस इनका ध्यान रखेंगे तो गिलेडिया या नौरंगा का पुष्पन का अधिक से अधिक उत्पादन ले सकते हैं। धन्यवाद। ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और जानेंगे आगे के कार्यक्रम में क्या है महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद अब सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। मिट्टी की लगातार गिरती गुणवत्ता और उससे जनित रोगों को देखते हुए पिछले कुछ सालों में भारत में खेती की नई नई तकनीकें सामने आई हैं, जिनमें बिना मिट्टी के विभिन्न फसलों की खेती सफलतापूर्वक की जाती है। इसे हम हाइड्रोपोनिक्स तकनीक के नाम से जानते हैं। तो इस तकनीक के क्या क्या फायदे हैं और किसान इसके माध्यम से खेती कैसे करें, इस बारे में जानते हैं कृषि अभियंता विकास कुमार सिंह से। देश के लगभग सभी क्षेत्रों में शहरीकरण बड़ी तेजी से बढ़ रहा है, जिससे खेती की जमीन कम होती जा रही है। इससे भविष्य में खाद्यान्न उत्पादन पर असर भी पड़ सकता है। हालांकि बदलते दौर में पैदा होने वाली नई चुनौतियों से निपटने के लिए वैज्ञानिक लगातार शोध कार्यों में जुटे रहते हैं और इन्हीं प्रयासों से अब वैज्ञानिकों ने बिना मिट्टी के खेती करने की तकनीक विकसित की है। इस तकनीक को सॉइललेस कल्टीवेशन कहा जाता है। वैज्ञानिकों ने इसे हाइड्रोपोनिक्स यानी जल कृषि नाम दिया है। इसमें क्या करते हैं हम, सॉइललेस कल्टीवेशन इसको बोलते हैं, बिना मिट्टी की खेती, यानी कि इसमें आपको मिट्टी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके 3 तरीके होते हैं। एक तो होता है सबस्ट्रेट कल्चर। सबस्ट्रेट कल्चर में हम आपका जो कुछ सॉइललेस सबस्ट्रेट होते हैं, जैसे कि आपका वर्मी कंपोस्ट हो गया, कोकोपीट हो गया, परलाइट हो गया, जियोलाइट हो गया, ये सारी चीज़ें हम यूज करके एक फिक्स मात्रा में यूज करते हैं और उसको उपयोग करके हम खेती उसमें करते हैं, क्रॉप लगाते हैं। तो एक तो आपका ये तरीका हो गया। दूसरा हो गया कि हाइड्रोपोनिक्स, ये खेती का अभी सबसे एडवांस तरीका माना जाता है हाइड्रोपोनिक्स। इसमें कि आपका सिर्फ मिट्टी बिल्कुल नहीं यूज करते हैं हम आपका पानी यूज कर सकते हैं। पानी में ही आपका एक सिस्टम इस तरह से होता है कि हमारा जो क्रॉप है, जो प्लांट्स लगे हुए हैं, वो प्लांट्स को हम सिर्फ पानी में, उसकी जड़ें सिर्फ पानी में डूबी हुई रहती हैं और पानी में ही हम आपका जो जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, चाहे आपका वो नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटास है, ये सारे जो उर्वरक हैं, ये पानी में ही घोल के, और वो पानी लगातार मूव करता रहता है और वो सर्कुलेट होता है। वो पानी वही घूम करके आता है, फिर वो फिल्टर करके हम उसको फिर से उसमें न्यूट्रिशन घोल करके और फिर से वो हम जो आपका प्लांट सिस्टम है उसमें उसको फ्लो कराते हैं। तो इसमें आपका एक तो पानी का जितना आपका ट्रेडिशनल माध्यम से पानी की जितनी खपत होती है, उसका 10 से 15% पानी में ही सिर्फ हम ये खेती कर लेते हैं। इसमें आपका नाइट्रोजन भी, आपका जो जितना भी आपका उर्वरक है वो भी वेस्ट नहीं होता है, पानी की भी इसमें बहुत ज़्यादा बचत होती है। इजराइल, जापान, चीन और अमेरिका आदि देशों के बाद अब भारत में भी यह तकनीक दस्तक दे चुकी है। इसकी सफलता को देखते किसानों के बीच इस तकनीक की मांग तेजी से बढ़ रही है। किसान इस तकनीक से खीरा, टमाटर, पालक, गोभी, शिमला मिर्च, स्ट्रॉबेरी जैसे फसलों को उगा सकते हैं।
इस तकनीक से खेती करने में मिट्टी का प्रयोग नहीं होता है। इसे केवल पानी में या लकड़ी का बुरादा, बालू अथवा कंकड़ों को पानी में डाला जाता है। उसके बाद अन्य इंतजाम करने होते हैं। सामान्यतया पेड़ पौधे अपने आवश्यक पोषक तत्व जमीन से लेते हैं, लेकिन हाइड्रोपोनिक्स तकनीक में पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्व उपलब्ध कराने के लिए पौधों में एक विशेष प्रकार का घोल डाला जाता है। अगर हाइड्रोपोनिक्स की, जहाँ मैंने आपको बताया किसान भाइयों कि हाइड्रोपोनिक्स किस से मतलब, ये जो फिगर आप देख रहे हैं, इस तरह से हाइड्रोपोनिक का ये एक सिस्टमेटिक मॉडल है, जिसमें यहाँ पर एक टैंक होता है और एक ट्रे होती है जिसमें कि प्लांट्स जो है फिक्स किए हुए रहते हैं। और ये जो आप पॉट दिख रहे हैं, इनमें मिट्टी नहीं होती है, ये सिर्फ ट्रफ होता है जिसमें कि प्लांट्स को फिक्स किया हुआ रहता है। और नीचे में ये जो आपका पानी है, ये इसमें न्यूट्रिएंट्स भी घुला हुआ है और वो एक पंप के माध्यम से यहाँ जाकर के ऊपर में छोड़ा जाता है और ये फ्लो करता रहता है। तो इसकी जो रूट्स होते हैं वो यहाँ पानी में सिर्फ डिप हुए रहते हैं और यहीं से ये पानी और न्यूट्रिएंट्स आपका एब्जॉर्ब करते रहते हैं और ये पानी भी आपका सर्कुलेट होता रहता है। यही पानी हम फिर से इसको फिल्टर करके यूज करते रहते हैं, जिससे कि आपका पानी की खपत भी जो ट्रेडिशनल माध्यम से है उसका मात्र 10 से 15% पानी की खपत होती है और फर्टिलाइज़र भी आपका करीब 25 से 30% ही फर्टिलाइज़र की खर्चा लगता है। इस तरह से आपका जो लागत है खेती का वो भी कम हो जाता है। किसान भाइयों, जहाँ तक इसके खर्च की हम बात करें तो इसमें आपका, अगर आप अपने पर्सनल लेवल के लिए इसको यूज करते हैं, जैसे जो लोग नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं, आम ना लोग हैं, वो भी इसको कर सकते हैं। मैंने जैसे आपको पहले बताया, तो अगर वो लोग इसको यूज करते हैं, हाइड्रोपोनिक सिस्टम या आपका सबस्ट्रेट कल्चर यूज करते हैं अपने पर्सनल लेवल के लिए, तो इसमें आपका 20 से 25 हज़ार रुपये का खर्चा आता है छोटे लेवल पे करने के लिए। इसमें आपका एक प्लांट का ट्रे सिस्टम आता है, वो चाहिए और कुछ न्यूट्रिएंट्स चाहिए और एक पंप छोटा चाहिए जो कि वाटर को सर्कुलेट करे। तो आपका 25,000 30,000 इससे ज़्यादा खर्च इसमें नहीं पड़ता है पर्सनल लेवल के लिए। 100 स्क्वायर मीटर एरिया के लिए इसका जो खर्च आता है करीब आपका 70 से 80 हज़ार रुपये या 1 लाख रुपये तक इसका खर्च पड़ता है 100 से 150 स्क्वायर मीटर एरिया के लिए, जिसमें आपका जो रिटर्न आता है वो पूरे साल, अगर इसका आप 3 क्रॉप इसमें आप ले सकते हैं, 2 से 3 क्रॉप इसमें ले सकते हैं पूरे साल में, वो आपका रिटर्न आपका 1.5 से 2 लाख रुपए तक उतने एरिया से आप प्राप्त कर सकते हैं। और ये कि थोड़ा सा इसको आपको प्रिसाइजली देखना पड़ेगा कि किस तरह से आपका जो पानी फ्लो कर रहा है, तो उसका आपका पीएच और ईसी, 2 चीज़ें ऐसी होती हैं कि थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि पीएच और ईसी आपके पानी का मेंटेन रहे। बाकी आपको किसी तरह की बीमारी और ये सब बहुत ही कम आती है, क्योंकि ये इंडोर सिस्टम में होता है पूरा आपका पूरा प्लांट जो इंडोर सिस्टम में रहेगा, जिस वजह से बीमारियां और रोग बहुत कम इसमें लगने के चांसेस होते हैं। हाइड्रोपोनिक्स के तकनीक के कई लाभ हैं, जैसे इस तकनीक से बेहद कम खर्च में पौधे और फसलें उगाई जा सकती हैं। एक अनुमान के अनुसार 5 से 8 इंच ऊंचाई वाले पौधों के लिए प्रति वर्ष 1 रुपए से भी कम खर्च आता है। इस तकनीक में पौधों को आवश्यक पोषक तत्व काफी कम मात्रा में लगते हैं। परंपरागत बागवानी की अपेक्षा हाइड्रोपोनिक्स तकनीक से बागवानी करने पर पानी का 20% भाग ही पर्याप्त होता है। यदि हाइड्रोपोनिक्स तकनीक का बड़े स्तर पर इस्तेमाल किया जाता है तो कई तरह की साग सब्जियां बड़े पैमाने पर अपने घरों और बड़ी इमारतों में ही उगाई जा सकेंगी। इस विधि से पैदा किए गए पौधों और फसलों का मिट्टी और जमीन से कोई संबंध नहीं होता, इसलिए इनमें बीमारियां कम होती हैं और इसलिए इनके उत्पादन में कीटनाशकों का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता। इस तकनीक से उगाई गई सब्जियां और पौधे अधिक पौष्टिक होते हैं। इस विधि से उगाई गई फसलें और पौधे आधे समय में ही तैयार हो जाते हैं। जमीन में उगाए जाने वाले पौधों की अपेक्षा इस तकनीक में बहुत कम स्थान की आवश्यकता होती है। आगे और भी है कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेती बाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, भारत मौसम विज्ञान विभाग, स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर आगामी 2 दिनों के दौरान आसमान में हल्के से मध्यम बादल छाए रहेंगे। इस दौरान अधिकतम तापमान 42 से 45 डिग्री सेल्सियस,
इस दौरान परिवर्तनशील दिशा से हल्की से मध्यम गति की गर्म हवाएं चलने की संभावना है। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि देसी कपास की बुआई का अंतिम समय चल रहा है। जड़ गलन की समस्या वाले खेतों में बुआई से पहले 6 किलोग्राम जिंक सल्फेट प्रति बीघा की दर से मिट्टी में मिला दें। बिजाई के लिए उन्नत किस्में RG8, RG18, HD123, RG542 के प्रमाणित बीज की व्यवस्था करें। बिजाई के लिए 3 किलोग्राम बीज प्रति बीघा की दर से प्रयोग करें। गेहूं की कटाई के पश्चात बीज का उचित भंडारण करें। देसी कपास के जिन खेतों में जड़ गलन का प्रकोप अधिक हो, उन खेतों में बुआई से पहले 2.5 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा हार्जेनियम को 50 किलोग्राम आर्द्रता युक्त गोबर की खाद में अच्छी तरह से मिलाकर मिट्टी में मिला दें और साथ में ट्राइकोडर्मा हार्जेनियम जैव या सुडोमोनास फ्लूओरेसेंस 10 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करके बुआई करें। गन्ने की फसल में खरपतवार नियंत्रण के लिए बुआई के 60 दिन के बाद 2,4-D इथाइल ईस्टर 38 EC की 660 मिलीलीटर मात्रा प्रति बीघा की दर से 200 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। किन्नू के बागों में इस समय कहीं कहीं सिट्रस सिला कीट का प्रकोप नजर आ रहा है। इसका आक्रमण पौधे की नई पत्तियों व कोमल भागों पर होता है। यह कीट पत्तियों से रस चूसते हैं, जिसके कारण पत्तियां सिकुड़ जाती हैं। इस कीट के नियंत्रण के लिए थायोमेथाक्साम अथवा नीम तेल 5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी अथवा मिथाइल ओडिमेटान 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी या डाइफेंथुरॉन 50 WP की 2 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। मूंग फसल की बुआई से 25 से 30 दिन बाद पहली सिंचाई करें। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछी गई समस्याओं में से 1 या 2 महत्वपूर्ण समस्याओं को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज की चयनित समस्या और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता कार्यक्रम में आज जो प्रश्न हमने शामिल किया है उसे पूछा है गांव कोली, जिला झालावाड़ से बैजनाथ सिंह ने। आप पपीते की उन्नतशील किस्मों के बारे में जानकारी चाहते हैं, तो बैजनाथ सिंह जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। पपीता वाकई इस कुदरत की अनोखी देन है। पपीता कई औषधियों गुणों से भरपूर होता है, साथ ही सेहत के लिए भी बहुत लाभदायक होता है। पपीते की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये बहुत कम समय में फल दे देता है। इसकी उन्नतशील प्रजातियां जैसे कि पूसा डेलिसस, पूसा मैजिस्ट्री, पूसा जायंट, पूसा ड्वार्फ, पूसा नन्हा या म्यूटेंट डुफार्व, CO1, CO2, CO3, CO4, कुर्ग हनी, रेड लेडी 786, वाशिंगटन, कोयम्बटूर, कुंगहर्नी ड्यू, पूसा डेलिसियस इत्यादि उन्नतशील प्रजातियां हैं। पपीते स्वास्थ्य नर्सरी तैयार करने के लिए बुवाई से पहले बीजों को उपचारित जरूर करें, क्योंकि शुरुआती अवस्था इसके पौधों पर कई रोगों का प्रकोप होने लगता है। इससे बचने के लिए कार्बेंडाजिम 1 ग्राम से प्रति किलोग्राम बीज को उपचारित करें। फिर पॉलीथीन बैग, प्रोटे या नर्सरी में बीजों की बुवाई करें। अगर आप नर्सरी में इसकी बुवाई कर रहे हैं तो बीजों की लाइन में बुवाई करें, इससे बीजों का अंकुरण अच्छा होता है। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है।
हम यह उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है और कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatarajasthan@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088926163 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।